बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है सीआरपीसी के चैप्टर 3 के हवाले से, जो कि पावर ऑफ कोर्ट्स के बारे में बताते हैं। इसका पार्ट ए है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑफेंसेस कॉग्निजेबल बाय ईच कोर्ट। ये पार्ट ए ऑफेंसेस के बारे में बताते हैं कि उनकी समाअत कौन सी कोर्ट जो है वो कर सकते हैं। तो सेक्शन 28 जो सीआरपीसी का है वो कहते हैं ऑफेंसेस अंडर पीनल कोड। जो पाकिस्तान पीनल कोड के जो ऑफेंसेस हैं उनकी समाअत जो है उसका जो ट्रायल है वो हाई कोर्ट करेगा और कोर्ट ऑफ सेशन भी कर सकता है। और उसके बाद कहते हैं कि जो सीआरपीसी का सेकंड शेड्यूल है उसके कॉलम नंबर 8 में जिन ऑफेंसेस को और साथ कोर्ट जो मेंशन है वो पाकिस्तान पीनल कोड के ऑफेंसेस की ट्रायल कर सकते हैं। यानी ये मजिस्ट्रेट की अदालतें हैं, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। इसके बाद सेक्शन 29 है कि ऑफेंसेस अंडर अदर लॉज, यानी वो ऑफेंसेस जो पाकिस्तान पीनल कोड से हट के हैं उनकी जो समाअत होगी, जो ट्रायल होगा वो कौन सी कोर्ट करेगा। तो यहाँ पे कहते हैं कि सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस कोड एनी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ शेल व्हेन एनी कोर्ट इज मेंशन इन दिस बिहाफ इन सच लॉ बी ट्राइड बाय सच कोर्ट। कि किसी पाकिस्तान पीनल कोड से हट के कोई लॉ है उसमें ऑफेंसेस हैं, अगर उस लॉ में साथ में कोर्ट भी मेंशन है कि इसी कोर्ट में इन ऑफेंसेस की समाअत होगी, ट्रायल होगा, तो फिर वो ऑफेंस का जो ट्रायल होगा उसी में होगा। लेकिन सब सेक्शन 2 कहते हैं कि अगर उस लॉ में जो है कोर्ट मेंशन नहीं है तो फिर उन ऑफेंसेस की जो ट्रायल करेगा वो हाई कोर्ट करेगा और सेशन कोर्ट करेगा और जो मजिस्ट्रेट की अदालतें हैं वो करेंगे। जैसे कि एंटी टेररिज्म एक्ट है तो उनमें ऑफेंसेस को बयान किया गया है और साथ में जो है कोर्ट भी मेंशन है कि एंटी टेररिज्म कोर्ट जो है वो टेररिज्म के हवाले से जितने ऑफेंसेस हैं उसकी ट्रायल करेंगे। तो वो इस सब सेक्शन 1 में जो है यही बात बता रहे हैं। उसके बाद है सेक्शन 29B जुरिसडिक्शन इन द केसेस ऑफ जुवेनाइल्स। ये जो जुवेनाइल सिस्टम है, जुवेनाइल कोर्ट्स जो हैं ये जो 15 साल से कम बच्चे होते हैं वो अगर कोई ऑफेंस करते हैं तो उनके लिए स्पेशल कोर्ट्स हैं, वो इसका उनके केसेस की समाअत करते हैं, उसका ट्रायल जो है जुवेनाइल कोर्ट्स करते हैं। तो इसमें कहते हैं कि एनी ऑफेंस, कोई भी ऐसा ऑफेंस जो जिसकी सज़ा जो है डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से हट के है, ऐसा कोई ऑफेंस अगर 15 साल से कम बच्चा कमिट करता है और उस बच्चे को जब अदालत में लाया जाता है या अपीयर हो जाता है और उसकी जो एज है वो 15 ईयर से कम है और उसने ये ऑफेंस कमिट किया है, तो फिर उसका जो ट्रायल करेगा वो जुडिशल मजिस्ट्रेट करेगा, जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है स्पेशली एम्पावर्ड करती हैं। और जो रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट है इसका सेक्शन 8 और सब सेक्शन 1 के तहत जो पावर्स हैं ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है कन्फर्ट करती है जुडिशल मजिस्ट्रेट को कि वो ऐसे बच्चे का जो है उसके केस का ट्रायल करें। इसमें कहते हैं कि अगर किसी एरिया में ये रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट जो है ये एप्लीकेबल नहीं है तो फिर उस वहाँ पे जो है मजिस्ट्रेट जो है ऐसे अपने पावर्स को इस्तेमाल करते हुए उस 15 साल से कम बच्चे का जो ऑफेंस है उसका ट्रायल करेगा। सेक्शन 30 जो है इसमें कहते हैं ऑफेंस इज़ नॉट पनिशेबल विद डेथ। ये मजिस्ट्रेट के हवाले से हैं कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 28 एंड 29। उससे हट के जो ऊपर हमने पढ़ा कि द प्रोविंशियल गवर्नमेंट माई इन्वेस्ट एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास विद पावर टू ट्राई एज अ मजिस्ट्रेट ऑल ऑफेंसेस नॉट पनिशेबल विद डेथ। इसमें कहते हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को ये पावर देती हैं, ये इख्तियार देती हैं कि जितने भी ऑफेंसेस हैं वो तमाम ऑफेंसेस की समाअत कर सकता है, ट्रायल कर सकता है, लेकिन उन ऑफेंसेस की नहीं कर सकता जिसमें जो है सज़ा जो है वो डेथ है। यानी डेथ के अलावा वो तो हर किस्म के तमाम ऑफेंसेस की समाअत कर सकता है। इसका जो पार्ट बी है सेंटेंसेस विच मै बी पास्ड बाय कोर्ट ऑफ वेरियस क्लासेस, कि कौन सी अदालत जो है वो कौन सी कितनी किस्म की सज़ाएँ जो है वो दे सकता है किसी को। तो इसमें सब जो सेक्शन 31 है सीआरपीसी का, इसमें कहते हैं सेंटेंसेस विच हाई कोर्ट एंड सेशन जज में पास, कि हाई कोर्ट और जो सेशन जज है वो कौन सी सज़ाएँ जो है वो दे सकते हैं। जो सब सेक्शन 1 ये हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस ऑथोराइज बाय लॉ, कि हाई कोर्ट जो है वो कोई भी सज़ा जो है, कोई भी सेंटेंस जो है वो पास कर सकता है जिसको लॉ ने ऑथोराइज़ किया है। जैसे पाकिस्तान पीनल कोड में जो सज़ाएं हैं सेक्शन 53 में 10 किस्म की सज़ाएं हैं, हाई कोर्ट वो तमाम सज़ाएं जो है वो उसके पास इख्तियार है कि वो दे सकता है। सब सेक्शन 2 है कि अ सेशन जज और एडिशनल सेशन जज में पास एनी सेंटेंस ऑथोराइज बाय लॉ, कि जो सेशन जज है या एडिशनल सेशन जज है वो भी जो है कोई भी सज़ा जो है वो दे सकता है, पास कर सकता है। लेकिन इस यहाँ पे एक शर्त है कि बट एनी सेंटेंस ऑफ डेथ पास बाय एनी सच जज शैल बी सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन बाय द हाई कोर्ट, कि अगर सेशन जज या एडिशनल सेशन जज किसी को डेथ सेंटेंस वो सुनाता है, किसी को फांसी की सज़ा देता है, तो सज़ा देने से पहले वो हाई कोर्ट से उस सज़ा की कन्फर्मेशन करेगा।
यानी उस केस का जो है एक मुरासला सेंड करेगा, भेजेगा हाई कोर्ट को, और हर हाई कोर्ट की कन्फर्मेशन के बाद जो है सेशन जज किसी को डेथ सेंटेंस दे सकता है। इसके बाद सब सेक्शन 3 है कि एन असिस्टेंट सेशन जज में पास एनी सेंटेंस ऑथोराइज्ड बाय लॉ, कि जो असिस्टेंट सेशन जज है वो भी उसके पास भी इख्तियार है कि वो भी सेंटेंस दे सकता है, किसी को सज़ा दे सकता है। लेकिन इसमें भी यहाँ पे एक शर्त है कि एक्सेप्ट अ सेंटेंस ऑफ डेथ, यानी जो असिस्टेंट सेशन जज है वो किसी को डेथ सेंटेंस नहीं दे सकता, और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 7 ईयर्स, और 7 साल से ज़्यादा जो है वो इम्प्रिजनमेंट किसी को नहीं दे सकता, यानी 7 साल तक दे सकता है, 7 साल से ज़्यादा नहीं दे सकता, और डेथ की सेंटेंस जो है वो किसी को नहीं दे सकता। उसके बाद सेक्शन 32 है, ये मजिस्ट्रेट्स के बारे में बताता है कि मजिस्ट्रेट्स जो है वो कौन सी सज़ाएं दे सकते हैं। सब सेक्शन 1 है इसका कि द कोर्ट्स ऑफ मजिस्ट्रेट्स में पास द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नेमली जो नीचे मजिस्ट्रेट की क्लासेस हैं तो ये कौन कौन सी सज़ाएं दे सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो है मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, ये जो है इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स इंक्लूडिंग सच सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एज अ ऑथोराइज्ड बाय लॉ, ये जो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हैं ये 3 साल तक जो है सज़ा दे सकता है इम्प्रिजनमेंट की, लेकिन 3 साल से ज़्यादा जो है ये इम्प्रिजनमेंट किसी को नहीं दे सकता। और इस 3 साल में जो है वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है, जो कैद तन्हाई है, उसके पास ये भी इख्तियार है कि 3 साल में जो है वो ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी किसी को दे सकता है, लेकिन 3 साल से ज़्यादा जो है ये सज़ा नहीं दे सकता किसी को। उसके बाद यहाँ पे है कि 45,000 रुपीज़ तक जो है ये जुर्माना कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता किसी को किसी ऑफेंस में। उसके बाद है मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास, ये जो है 1 साल तक जो है इम्प्रिजनमेंट किसी को दे सकता है, उसमें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी शामिल है, और 15,000 रुपीज़ तक जो है जुर्माना कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। और मजिस्ट्रेट ऑफ थर्ड क्लास जो है ये 1 मंथ तक जो है इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, और 3,000 रुपीज़ तक जुर्माना कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। इसका सब सेक्शन 2 है कि जो मजिस्ट्रेट है उसको लॉ ने जो ऑथोराइज़ किया है कोई भी लॉफुल सेंटेंस जो है वो किसी को दे सकता है किसी ऑफेंस में, और कंबाइनिंग एनी ऑफ द सेंटेंस विच इट इज़ ऑथोराइज्ड बाय लॉ टू पास, कि ये कंबाइन सज़ा भी दे सकता है। यानी अगर एक ऑफेंस में मजिस्ट्रेट किसी को 2 सज़ाएँ सुनाता है, 2 उसमें इम्प्रिजनमेंट, यानी एक जो है 3 साल तक इम्प्रिजनमेंट है, अगले में जो है एक ही ऑफेंस एक ही ट्रायल में दूसरी सज़ा भी सुनाता है, यानी 3 साल और 3 साल, तो दोनों सज़ाओं को कंबाइन करके 6 साल तक जो है ये भी सज़ा दे सकता है। उसके बाद है सेक्शन 33, पावर ऑफ मजिस्ट्रेट्स टू सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन, कि अगर कोई शख्स जो है वो फ़ाइन जो अगर मजिस्ट्रेट किसी को जुर्माना करता है और कोई शख्स उस जुर्माने की वो उसकी पेमेंट नहीं करता, डिफ़ॉल्ट करता है, तो फिर मजिस्ट्रेट के पास ये इख्तियार है कि उसको मज़ीद जो है डिफ़ॉल्ट की सूरत में इम्प्रिजनमेंट दें, यानी उसको मज़ीद जो है कैद करें। तो इसका जो सब सेक्शन 1 है ये कहते हैं कि द कोर्ट ऑफ एनी मजिस्ट्रेट में अवार्ड सच टर्म्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन एज इज ऑथोराइज्ड बाय लॉ इन केस ऑफ सच डिफ़ॉल्ट, कि अगर कोई शख्स डिफ़ॉल्ट करता है पेमेंट ऑफ फाइन की सूरत में, तो लॉ ने मजिस्ट्रेट को जितना ऑथोराइज़ किया है अपने अख्तियारात के अंदर रहते हुए मज़ीद इम्प्रिजनमेंट अवार्ड करेगा। यहाँ पे शरायत है कि द टर्म इज़ नॉट एक्सिस ऑफ द मजिस्ट्रेट्स पावर अंडर दिस कोड, कि मजिस्ट्रेट्स के पास जो सज़ा देने का जितना इख्तियार है उस इख्तियारात की हद तक जो है वो इम्प्रिजनमेंट दे सकता है। जैसे कि हमने सेक्शन 32 में ऊपर पढ़ा कि मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो है वो 3 साल तक इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, तो वो उसकी बुनियादी सज़ा है किसी ऑफेंस की। तो वो कहते हैं सब सेक्शन ये जो इसका ए है यहाँ पे कि मजिस्ट्रेट के पास जितना सज़ा देने का इख्तियार है उस इख्तियार के अंदर रहते हुए वो सज़ा देगा। इसका बी है यहाँ पे कि इन एनी केस डिसाइडेड बाय अ मजिस्ट्रेट वेयर इम्प्रिजनमेंट हैज़ बीन अवार्डेड एज अ पार्ट ऑफ द सब्सटेंटिव सेंटेंस, कि मजिस्ट्रेट अगर किसी केस में किसी ऑफेंस की इम्प्रिजनमेंट किसी को अवार्ड करता है और वो जो इम्प्रिजनमेंट है वो सब्सटेंटिव सेंटेंस है, यानी उस जुर्म की बुनियादी सज़ा है। और यहाँ पे अगली बात बताते हैं कि द पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट अवार्डेड इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द फाइन शेल नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ द पीरियड ऑफ द इम्प्रिजनमेंट विच सच मजिस्ट्रेट इज़ कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट। इसका एक एग्जांपल अपने सामने रखें, जैसे कि थेफ्ट है, चोरी की सज़ा जो है वो 3 साल है और साथ में जो है वो फ़ाइन भी है। अगर मजिस्ट्रेट किसी को 3 साल की सज़ा जो है वो सुनाता है जो कि सब्सटेंटिव सेंटेंस है, यानी एक जुर्म की बुनियादी सज़ा है, 3 साल तक जो है थेफ्ट की सज़ा सुनाई मजिस्ट्रेट ने और साथ में जो है जुर्माना भी किया। अब वो शख्स जो है वो जुर्माने की जो वो पेमेंट है वो नहीं करता या डिफ़ॉल्ट करता है, तो फिर मजिस्ट्रेट जो है वो जो सब्सटेंटिव सेंटेंस है उसका 1/4 आगे मज़ीद इम्प्रिजनमेंट अवार्ड करेगा। अब जैसे 3 साल है चोरी की सज़ा, तो उसका 1/4 करके 9 महीने बनते हैं, तो 3 साल और 9 महीने जो है फिर उसको मज़ीद इम्प्रिजनमेंट अवार्ड करेगा। सब सेक्शन 2 है इसका कहता है इम्प्रिजनमेंट अवार्डेड अंडर दिस सेक्शन,
ये जो हमने ऊपर पढ़ा कि ये जो मज़ीद मजिस्ट्रेट जो सेंटेंस अवार्ड करेगा 1/4, ये होगा कि मे बी इन एडिशन टू अ सब्सटेंटिव सेंटेंस, ये जो जुर्म की बुनियादी सज़ा होगी उसके साथ ये ऐड की जाएगी। जैसे कि चोरी की सज़ा 3 साल, तो मज़ीद उसकी डिफ़ॉल्ट की सूरत में मज़ीद उसको 1/4 सुनाएगा सब्सटेंटिव सेंटेंस का, तो वो 9 महीने बनते हैं। तो ये कहते हैं कि जो 9 महीने होगी वो सब्सटेंटिव सेंटेंस के साथ जो है वो उसको ऐड किया जाएगा। सेक्शन 34 है यहाँ पे कि हायर पावर्स ऑफ सर्टन मजिस्ट्रेट, द कोर्ट ऑफ अ मजिस्ट्रेट स्पेशली एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 30। जो ऊपर सेक्शन 30 में हमने पढ़ा कि मजिस्ट्रेट जो है वो तमाम ऑफेंसेस की जो है वो समाअत कर सकता है, ट्रायल कर सकता है, लेकिन सिवाय डेथ सेंटेंस के। तो अब यहाँ पे बताते हैं कि मैं पास एनी सेंटेंस अथोराइज्ड बाय लॉ, कि जो लॉ ने जितना इख्तियार दिया है मजिस्ट्रेट को, वो अपने इख्तियारात के अंदर कोई भी सज़ा जो है वो दे सकता है। लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि वो किसी को मजिस्ट्रेट जो है वो किसी को डेथ सेंटेंस नहीं दे सकता, किसी को फांसी की सज़ा नहीं सुना सकता, और इम्प्रिजनमेंट जो है वो 7 साल तक दे सकता है, लेकिन 7 साल से ज़्यादा जो है मजिस्ट्रेट किसी को किसी ऑफेंस की सज़ा नहीं दे सकता। उसके बाद है सेक्शन 35 सेंटेंस इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सिविल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल, कि एक ही मुकदमे में अगर किसी ने 2 या 2 से ज़्यादा जराइम कमिट किए हैं तो उसकी सज़ा जो है वो कैसे दी जाएगी। तो इसमें कहते हैं कि व्हेन अ पर्सन इज़ कन्विक्टेड एट वन ट्रायल ऑफ 2 और मोर ऑफेंसेस, कि अगर किसी एक मुकदमा में किसी ने 2 या 2 से ज़्यादा ऑफेंस जो है वो कमिट किए हैं, उसका कन्विक्ट है, द कोर्ट में सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 71 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड सेंटेंस हिम। तो फिर उस शख्स को जो पाकिस्तान पीनल कोड का जो सेक्शन 71 है उसके तहत जो है सज़ा दी जाएगी। फॉर सच ऑफेंसेस टू द सिविल पनिशमेंट्स प्रिस्क्राइब देयर फॉर विच सच कोर्ट इज़ कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट, यानी कि अगर एक ही मुकदमा में एक शख्स जो है उसने 2 या 2 से ज़्यादा ऑफेंस किए हैं, यानी किसी शख्स ने 5 बंदों का कत्ल किया है, तो उसको फिर 5 बंदों का जो कत्ल की सज़ा है वो नहीं दी जाएगी, बल्कि एक ही कत्ल की सज़ा उसको दी जाएगी। दूसरी बात इसमें ये बताते हैं कि फॉर सच ऑफेंसेस, कि अगर एक ही मुकदमा में जो सिविल ऑफेंसेस है उस हर ऑफेंस के लिए टू द सिविल पनिशमेंट्स प्रिस्क्राइब, और हर ऑफेंस के लिए जो है अलग अलग पनिशमेंट जो है वो प्रिस्क्राइब्ड है और वो अदालत कॉम्पिटेंट है, वो सज़ा देने का इख्तियार रखता है। सच पनिशमेंट्स, फिर वो जो सज़ाएँ होगी, व्हेन कंसिस्टिंग ऑफ इम्प्रिजनमेंट टू कमेंस द वन आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ अदर, फिर उसमें ऐसे होगा कि जब एक जुर्म की सज़ा मुकम्मल हो जाएगी, एक्सपायर हो जाए, तो उसके बाद दूसरे ऑफेंस की सज़ा जो है वो शुरू हो जाएगी, उसकी इम्प्रिजनमेंट शुरू हो जाएगी। यानी मुझे अदालत ने सिविल पनिशमेंट्स की सज़ा सुनाई है कि एक ऑफेंस में जो है 3 साल, फिर अगले में 3 साल, फिर अगले में 2 साल। तो जब एक ऑफेंस की सज़ा 3 साल है वो कंप्लीट हो जाए, एक्सपायर हो जाए, तो फिर उसके बाद फ़ौरन जो इम्प्रिजनमेंट है वो अगले ऑफेंस की वो शुरू हो जाएगी। फिर जब वो 3 साल की जो इम्प्रिजनमेंट वो कंप्लीट हो जाए, तो साथ में जो है अगले जो 2 साल की मज़ीद इम्प्रिजनमेंट है वो स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन इसमें यहाँ पे कहते हैं कि अनलेस द कोर्ट डायरेक्ट्स दैट सच पनिशमेंट शैल रन कंकरेंटली, लेकिन अगर अदालत जो है वो ये डायरेक्ट कर दे, अपने ऑर्डर के ज़रिए ये वाज़ह कर दें कि ये जो तमाम सज़ाएँ हैं ये कंकरेंटली स्टार्ट होगी, यानी एक साथ ये चलेंगी, तो फिर उसी के मुताबिक, उस ऑर्डर के मुताबिक ये सज़ाएँ एक साथ शुरू होगी। सब सेक्शन 2 है इसका कि इन द केस ऑफ कंसेक्यूटिव सेंटेंस it shall not be necessary for the court by reason only of the aggregated punishment for the civil offences being in excess of the punishment which it is competent to inflict on commission of a single offence। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि मजिस्ट्रेट जो है उनके पास जो है ये इख्तियार है कि वो 7 साल तक किसी को इम्प्रिजनमेंट जो है वो दे सकता है, 7 साल से ज़्यादा नहीं दे सकता। तो इसमें यही बात बता रहे हैं कि अगर एक ही मुकदमा में ज़्यादा ऑफेंसेस है, 2 या 2 से ज़्यादा ऑफेंसेस है, और मजिस्ट्रेट किसी को अगर सज़ा सुनाता है, अलग अलग उस ऑफेंस की सज़ा सुनाता है, जो कि मजिस्ट्रेट की इख्तियारात से बढ़ जाती है, यानी मजिस्ट्रेट 7 साल तक सज़ा दे सकता है, और मजिस्ट्रेट अगर अलग अलग ऑफेंस की सज़ा दें कि एक के लिए 5 साल और अगले के लिए 3 साल और अगले और ऑफेंस तीसरा ऑफेंस जो है उसके लिए 2 साल, तो फिर ये 10 साल की सज़ा बन जाएगी। और मजिस्ट्रेट के पास जो इख्तियार है वो तो 7 साल तक है। तो फिर मजिस्ट्रेट जो है उस ट्रायल को, उस ऑफेंडर को, जो उसके ऊपर जो हायर कोर्ट है उसको फॉरवर्ड करेगा, उसके पास ट्रांसफ़र करेगा उस केस को। यहाँ पे कहते हैं कि मैक्सिमम टर्म ऑफ पनिशमेंट प्रोवाइडेड एज फॉलो। तो इसमें जो सेक्शन हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 35, उसमें यही कह रहे हैं कि एक ही ट्रायल में 2 या 2 से ज़्यादा ऑफेंसेस जो हैं, तो इसमें कहते हैं कि मैक्सिमम टर्म कितना होगा कि इन नो केस शेल सच पर्सन बी सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 14 ईयर्स, कि ऐसे जो किसी ऑफेंस में जो है 14 साल से ज़्यादा जो है सज़ा नहीं दी जाएंगी किसी पर्सन को,
दूसरी बात इसमें कि इफ़ द केस इज़ ट्राइड बाय मजिस्ट्रेट, अगर ऐसे केस का जो ट्रायल है वो मजिस्ट्रेट कर रहा है, द एग्रीगेटेड पनिशमेंट शेल नॉट एक्सीड ट्विस द अमाउंट ऑफ द पनिशमेंट विच ही इज़ इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज ऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट। हमने पढ़ा कि मजिस्ट्रेट जो है वो 7 साल तक सज़ा दे सकता है, 7 साल से ज़्यादा नहीं। लेकिन ये यहाँ पे जो बी है इसका, ये कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट उस सज़ा को ट्विस्ट कर सकता है, यानी डबल कर सकता है। यानी अगर 7 साल तक जो है मजिस्ट्रेट सज़ा दे सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, तो वो 7 साल की जो सज़ा है उसको डबल कर सकता है, 14 कर सकता है। अगली बात इसमें है कि फॉर द पर्पज़ ऑफ अपील द एग्रीगेट ऑफ कंसेक्यूटिव सेंटेंस पास अंडर दिस सेक्शन इन केस ऑफ कन्विक्शन फॉर सेवरल ऑफेंसेज एट वन ट्रायल शैल बी डीम्ड टू बी अ सिंगल ऑफेंस। इसमें कहते हैं कि एक ही ट्रायल में जो सिवरल ऑफेंसेस है उसमें अलग अलग सज़ाएं अगर सुनाई गई हैं एक शख्स को, तो वो जो तमाम सज़ाएं होंगी उसको जो है सिंगल सेंटेंस जो है समझा जाएगा। उसके बाद सी है कि ऑर्डनरी एंड एडिशनल पावर्स, कि अदालतों के पास जो है वो ऑर्डनरी पावर्स कौन सी है और एडिशनल पावर्स कौन सी है। जो सेक्शन 36 है, ऑर्डनरी पावर्स ऑफ मजिस्ट्रेट, कि मजिस्ट्रेट की जो ऑर्डनरी पावर है जो उनके पास होती ही है, तो वो कौन सी है कि ऑल मजिस्ट्रेट हैव द पावर्स हेयर इन आफ्टर रिस्पेक्टिवली कन्फर्ड अपन देम एंड स्पेसिफाइड इन द 3rd शेड्यूल। जो CRPC का जो 3rd शेड्यूल है उसमें तमाम जो मजिस्ट्रेट के पास जो ऑर्डनरी पावर्स हैं उनकी लिस्ट मौजूद हैं। सच पावर्स आर कॉल्ड देयर ऑर्डनरी पावर्स, तो वो जो पावर्स हैं उनको ऑर्डनरी पावर्स कहते हैं जो मजिस्ट्रेट के पास होती ही हैं। सेक्शन 37 जो है एडिशनल पावर्स के बारे में बताते हैं कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हाई कोर्ट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में इन एडिशन टू द ऑर्डनरी पावर्स इन्वेस्ट एनी मजिस्ट्रेट विद एनी पावर स्पेसिफाइड इन द 4th शेड्यूल। कि हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है, जो सूबाई हुकूमत है, वो मजिस्ट्रेट को कुछ एडिशनल पावर्स भी जो है वो प्रोवाइड कर सकती हैं, जो कि ऑर्डनरी पावर्स के साथ दी जाती हैं। तो वो जो एडिशनल पावर्स है उनकी जो लिस्ट है वो CRPC के 4th शेड्यूल में दी गई है। सेक्शन 38 जो है वो ओमिट हो चुका है। सेक्शन 39 बताते हैं कि मोड ऑफ कन्फरिंग पावर्स, अब जो है किसी ऑफिसर्स को जब अख्तियारात दी जाएंगी, जब पावर्स दिए जाएंगे, तो वो किस तरह से दिए जाएंगे। इसमें कहते हैं कि इन कन्फरिंग powers under this code the provincial government may by order empower persons especially by name or in virtue of their office or classes or official general by their official titles। कि जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी ऑफिसर को, जैसे अदालतें हैं, हाई कोर्ट या मजिस्ट्रेट को, जब अदालत सूबाई हुकूमत जो है एम्पावर करेंगी, पावर्स देंगी, तो जिस शख्स को दी जाएंगी उसका नाम या उसका जो ऑफिस है उसका नाम लेके या उसका ऑफिस का नाम लेके उनको पावर्स जो है दी जाएंगी। एवरी सच ऑर्डर शेल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज़ कम्युनिकेटेड टू द पर्सन सो एम्पावर्ड। और जिस शख्स को जिस डेट को पावर्स दी जाएंगी वो पावर्स जो है वो ऑर्डर जो है उसी डेट से इफ़ेक्ट लेगा जिस डेट को उसको एम्पावर्ड किया जाता है। उसके बाद है सेक्शन 40 पावर्स ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटेड। Whenever any person holding an offence in the service of government who has been invested with any powers, कि जब भी कोई शख्स जो है वो सरकारी ओहदा रखता हो और उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने पावर्स भी दी हैं अंडर दिस कोड थ्रू आउट एनी लोकल एरिया, जो कि हम CRPC पढ़ रहे हैं, इसमें जितनी भी पावर्स हैं वो उस शख्स को दी गई हैं अपॉइंटेड टू एन इक्वल और हायर ऑफिसर, कि उसको जो है किसी दूसरे ऑफिसर के बराबर के उसको अपॉइंट किया है या उससे हायर ऑफिसर जो है ऑफिसर के तौर पर उसको अपॉइंट किया गया है, ऑफ द सेम नेचर या बिल्कुल सेम नेचर का उसको अपॉइंट किया है विद इन अ लाइक लोकल एरिया अंडर द सेम प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ही शैल अनलेस द प्रोविंशियल गवर्नमेंट अदरवाइज डायरेक्ट और हैज़ अदरवाइज डायरेक्टेड एक्सरसाइज द सेम पावर इन द लोकल एरिया इन विच ही इज़ अपॉइंटेड। तो जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको कुछ स्पेशल पावर्स भी प्रोवाइड कर सकती है, दे सकती हैं, और जब तक जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोई डायरेक्शंस नहीं देता तो वो अपने पावर्स को एक्सरसाइज करता रहेगा। उसके बाद है सेक्शन 41 विदड्रॉवल ऑफ पावर्स। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हाई कोर्ट विदड्रॉल ऑल और एनी पावर कन्फर्ड बाय इट अंडर दिस कोड ऑन एनी पर्सन और मजिस्ट्रेट। जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर चाहे तो मजिस्ट्रेट्स को जो है कुछ एडिशनल पावर्स भी दे सकती हैं हाई कोर्ट के रिकमेंडेशन पे। तो इसमें सेक्शन 41 में यही बात बताते हैं कि इसी तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है हाई कोर्ट के रिकमेंडेशन पे पावर्स को वापस भी ले सकती है, जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा। तो आज का ये टॉपिक जो है ये CRPC का चैप्टर 3 हमने स्टडी किया। उम्मीद करता हूँ आपको इससे बहुत कुछ समझने को, सीखने को मिला होगा। आगे मज़ीद जो है लेक्चर अपलोड करूँगा जिसमें हम CRPC के चैप्टर 4 के हवाले से स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।